दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1980 तक भारत और चीन दोनों की इकोनॉमी लगभग बराबर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे चीन की इकोनॉमी आज लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जो कि अमेरिका के 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं इंडिया की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चीन ने ऐसा क्या किया जिससे पिछले 40 सालों में उसकी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ी है। दोस्तों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा जरूरी है पर। दोस्तों, चीन की इकोनॉमिक राइज अर्थात आर्थिक उत्थान के बारे में जानने के लिए हमें उसके इतिहास के बारे में जानना होगा। हमें जानना होगा कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध तक आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका चाइना आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, 1912 तक चीन में चिंग डायनेस्टी का शासन था। सिन्हाई रिवॉल्यूशन के बाद चिंग डायनेस्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और यह आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी थी चाइना की। और इस शाही शासन के बाद 1912 में सन यात सेन ने ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी। उसके बाद ROC का कंट्रोल KMT पार्टी यानी कुओमिंतांग पार्टी के हाथों में आ गया, जिसके नेता हुए चियांग काई शेक। KMT पार्टी एक नेशनलिस्ट लोगों की पार्टी थी। उसके बाद 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जो कि आज की चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सोल रूलिंग पार्टी है। और 2021 तक इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 95 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, पार्टी मेंबरशिप के आधार पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, 1912 से 1949 तक का समय चीन के लिए काफ़ी उथल पुथल भरा रहा, जिसमें विश्व युद्ध सहित चीन जापान युद्ध तथा सिविल वॉर्स भी हुए। दोस्तों, चीन के इस उथल पुथल का अंत वहां के सिविल वॉर के द्वारा हुई, जो कि KMT और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुई, जिसमें कम्युनिस्ट की जीत हुई। और इसी के साथ जन्म हुआ आज के PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। दोस्तों, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई, जिसके फाउंडर थे माओ त्से तुंग, जिन्हें माओ जेडोंग भी कहा जाता है। यह 1949 से लेकर 1976 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक PRC के रूलर रहे। दोस्तों, माओ जेडोंग को जाना जाता है उसके फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना के सारे फार्म्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। लैंडलॉर्ड से उसकी ज़मीनें छीन ली गई और उससे फोर्सफुल्ली काम करवाया गया। 20 लाख से ज़्यादा लोगों को गोली मार दिया गया। और इसी प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स के कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम स्वरूप 1960 तक चीन में फैमिन तथा पॉवर्टी काफ़ी भयावह रूप ले चुकी थी। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर लोग खुलकर अब माओ के विरोध भी करने लगे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी माओ के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। इन सभी को कुचल डालने के लिए माओ ने 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया। कल्चरल रिवॉल्यूशन के द्वारा बेसिकली माओ ने युवाओं को यह संदेश दिया कि जो लोग माओ का विरोध कर रहे हैं वह काउंटर रिवॉल्यूशनरीज हैं और इन्हें ख़त्म करो। इस दौरान माओ को यह भी समझ में आ चुका था कि उसे अब अपने मिलिट्री को और सुदृढ़ करना होगा, और इसी दौरान माओ ने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया। और फिर 1976 में माओ की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों, 1980 तक भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग बराबर थी। माओ की जब 1976 में मौत हुई तब चाइना की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उसके बाद चीन की सत्ता में आए डेंग शाओपिंग। दोस्तों, डेंग शाओपिंग ही वह इंसान हैं जिन्होंने आज के चीन की भूमिका तैयार की। ये अगर नहीं होते तो आज का चीन ऐसा नहीं होता। दोस्तों, डेंग शाओपिंग को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना के नाम से भी जाना जाता है। जब डेंग ने सत्ता संभाली तो उस समय चीन की इकोनॉमी काफ़ी छोटी थी। उसकी उत्पादक क्षमता तथा निर्यात की क्षमता भी काफ़ी सीमित थे। इस पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी डेंग शाओपिंग की थी। प्रोफेशन से इंजीनियर डेंग शाओपिंग ने एक नारा दिया जिसे डेंगिज्म भी कहा जाता है। वह है टू बी रिच इज ग्लोरियस। उसने कहा कि कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम गरीब ही रहें, बल्कि गरीबी होना तो एक शर्म की बात है। उसने कहा कि अब हम अमीर बनेंगे, और इसी क्रम में उसने मॉडर्न चाइनीज मिरेकल को फॉरेन कैपिटल के जरिए बनाने की कोशिश की।
इसके लिए उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना शुरू किया। चाइना के तटरेखा के साथ बनाए गए इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के जरिए इसने बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की। चाइना की पॉपुलेशन तो अच्छी खासी थी जिससे उसे लेबर फोर्स की कमी भी नहीं हुई। डेंग ने माओ की तरह फोर्सफुली काम नहीं करवाया क्योंकि डेंग को पता था कि अगर सारी सत्ता उसने खुद के अंदर केंद्रित कर ली तो वह चीन को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इसी क्रम में उसने चाइना के सभी प्रोविंसेस के नेताओं को इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंटेशन की आज़ादी दी। जैसे जैसे कोई प्रोविंस में कोई एक्सपेरिमेंट सफल होता तो धीरे धीरे उसे पैन चाइना इम्प्लीमेंट कर देते थे। इस प्रकार डेंग ने पूरी देश की मानसिकता को बदल कर रख दिया था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ 1971 में जो क्रांति शुरू हुई उसने चीन के आकार को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ साथ चीन ने विदेशियों को चीन में आने की अनुमति भी दे दी। उसने विदेशी कंपनियों को चीप लेबर, डिफरेंट टैक्स रिलैक्सेशन तथा सिक्योरिटी का पूरा भरोसा सुनिश्चित किया। इसके साथ साथ डेंग ने माओ के समय लैंडलॉर्ड से छीने हुए ज़मीनों को भी धीरे धीरे किसानों को देना शुरू कर दिया, जिससे किसानों में भी कृषि के प्रति रुचि आ गई और चीन के ग्रामीण क्षेत्र भी धीरे धीरे समृद्ध होने लगे और इस प्रकार चीन के डेवलपमेंट की कहानी शुरू हो चुकी थी। एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स तथा कॉमर्शियलाइजेशन ने कैश क्रॉप्स को बूस्ट किया और चाइना 1990s में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। टेक्सटाइल सेक्टर में प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया गया जिससे वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैसिवली ग्रो हुई। साथ ही साथ डेंग ने स्किलिंग एंड एजुकेशन ऑफ लेबर फोर्सेस पर भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया और 1980s में स्किलिंग एंड एजुकेशन का 70% तक का खर्च गवर्नमेंट बियर करने लगी। इसके तहत 9 ईयर स्कूलिंग संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम यानी TVETS बनाए गए जिससे वहाँ की लेबर फोर्सेस को स्किल्ड किया गया। लेबर फोर्सेस को स्किल करने के साथ साथ चाइना अब इलेक्ट्रॉनिक गुड की मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट हो रहा था। 90s के स्टार्ट में ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंपनी और जैसे जापान की सोनी और पैनासोनिक, साउथ कोरिया की LG और सैमसंग के प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, इन सभी चीज़ों की दुनिया भर में डिमांड्स बढ़ रही थी। लेकिन इसे एक्सपेंड करने के लिए इन देशों के पास ना ही लेबर फोर्सेस थी और ना ही लैंड। इसी का फ़ायदा चाइना ने बहुत अच्छी तरह उठाया और इन कंपनीज को चाइना ने अपने यहाँ प्लांट सेटअप करने के लिए कहा क्योंकि उस समय तक चाइना के पास ना तो स्किल लेबर की कोई कमी थी और ना ही लैंड की, और यहीं से शुरू हुई चाइना के ग्रोथ की अनस्टॉपेबल जर्नी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मैसिव एक्सपोर्ट ग्रोथ से चाइना को यह समझ में आ चुका था कि स्किल्ड और चीप लेबर से ही वह वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकता है। साथ ही साथ लोकल वर्कफोर्स और एंटरप्रेन्योर ने इन कंपनीज के टेक्नोलॉजी को यूज कर खुद के प्लांट सेटअप किए और चीपर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, VCR, टेलीफोन्स, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया तथा देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया जिसके तहत यहाँ रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि पर काम किया गया जिसने चाइना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत बनाया गया पहला जोन था शेनज़ेन जो कि गुआंगडोंग प्रोविंस के अंदर है। इस प्रोविंस के अंदर आज 60,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। यह प्रोविंस आज चाइना के 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है और इस प्रोविंस को आज चाइना की फैक्ट्री भी कहा जाता है। गुआंगडोंग के अंदर शेनज़ेन मेनली इलेक्ट्रॉनिक तथा टेक्नोलॉजी का हब है जिसके चलते इसे चाइनीज सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने 1988 में शेनज़ेन में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जबकि आज वहां पर इसके 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए हैं और बाद में साउथ कोरिया की सैमसंग तथा LG भी वहां पर आए। इन सभी चीज़ों से चाइना को यह समझ में आ चुका था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फ्यूचर है और फिर उसने धीरे धीरे टेक्सटाइल के बिजनेस को उसने साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों में डंप करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब लेट 90s में यूएसए में इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बूम हुआ, जिसमें एचपी, एप्पल, डेल जैसे जायंट्स इन्वॉल्व थे, इन कंपनियों को भी अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए चीप तथा स्किल लेबर चाहिए थी, जिससे जन्म हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का। साथ ही साथ चाइना में साउथ ईस्ट कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, जापान आदि की इन्वेस्टमेंट से चाइना पहले ही इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया था और अब वह यूएसए से बेटर बार्गेनिंग के पोजीशन में था। इसलिए अब चाइना ने कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जहां उसने फॉरेन कंपनी को लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को कहा गया। इसके तहत स्मॉल चाइनीज़ कंपनी और एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज में बिग कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर फॉक्सकॉर्न के थ्रू एप्पल आईफोन्स का प्रोडक्शन करता है। कई और कंपनियां जैसे एचपी, कॉम्पैक, डेल आदि के कंप्यूटर्स तथा लैपटॉप की प्रोडक्शन और असेंबलिंग भी चाइना में होने लगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ साथ लोकल चाइनीज़ कंपनी ने भी इन बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया था, यानी उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना शुरू कर दिया था, और वह भी काफ़ी कम दामों पर। स्मॉल कंपनीज के इस ग्रुप को सांजाई कहा जाता है, जिससे जन्म हुआ कॉपी कैट कल्चर का। इसके तहत बेसिक गुड्स का सस्ते दामों पर मास प्रोडक्शन किया गया और उसे चाइना एक्सपोर्ट करने लगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चीप स्मार्टफोन्स तथा लैपटॉप्स, जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन उसमें और इन्वेस्टमेंट कर चाइना ने उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया, जिससे आज Xiaomi, लेनोवो आदि कंपनी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड डिमांड में आ गए हैं। इन कंपनियों का राइज इतना ज़्यादा था कि सैमसंग को यहाँ अपना प्लांट, जो कि 1992 में बनाया गया था, उसे 2019 में बंद करना पड़ा। इसके साथ साथ चाइना ने अपने सर्विस सेक्टर ग्रोथ को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। यूएसए में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर की कंपनियों का बूम हुआ, तो उसका फ़ायदा चाइना ने भी उठाया। कॉपी कैट कल्चर के द्वारा चाइना ने इन कंपनियों की भी कॉपी करना शुरू कर दिया, जैसे Alibaba.com, जिसे अमेज़ॉन की कॉपी कहा जाता है, वीचैट, जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप आदि की टेक्नोलॉजी की कॉपी बताई जाती है। सर्च इंजन में गूगल की कॉपी बाइडू को बताई जाती है। कॉपी कैट कल्चर के द्वारा चाइना का सर्विस सेक्टर मैसिवली ग्रो किया, जिसके बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, जो कि चाइना में 1975 में 25% था, 2019 में बढ़कर 54% तक हो गया, जिसमें मेजर रोल प्ले किया इन्हीं आईटी कंपनीज ने। चाइना एआई तथा 5G नेटवर्क पर भी तेज़ी से काम कर रहा है। इसके अलावा चाइना को नियो इम्पीरियलिज्म में भी इन्वॉल्व माना जाता है, जिसके तहत वह छोटे छोटे देशों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मिलिट्री बेस को बिल्ड कर रहा है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका ही एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ चाइना आज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि चाइना किस प्रकार अपने स्किल्ड और चीप लेबर तथा टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम के साथ साथ अपने इकोनॉमिक राइज को और मजबूत करता गया और आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तो चाइना आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके साथ साथ 1980 से 2019 तक चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगभग 10% तक रही है तथा वर्तमान में लगभग 8.5% है। इसके अलावा आज चीन विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ चाइना की आर्मी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। डिफेंस बजट के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, चाइना में आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है, जिसके जनरल सेक्रेटरी तथा प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को ही चाइना का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। शी जिनपिंग ने संविधान में संशोधन कर अपने आप को अनिश्चित काल के लिए प्रेसिडेंट बना लिया है। दोस्तों, चाइना की सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्स्ड लेबर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। होप आपको इस वीडियो में चाइना के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी मुझे रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में कई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।